ड्रामे की शुरुआत जिया से होती है, जो कि अपनी माँ को ढूंढते हुए हॉस्पिटल के गलत वार्ड में इंटर कर जाती है। तभी वहाँ पर जिहान आता है और गुस्से से जिया से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जिया उससे कहती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी माँ को देखने के लिए आई थी। पर जिहान के ऊपर तो नशा सवार था और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि कंपनी के शेयर होल्डर ने मुझे नशा देकर के तुम्हें यहाँ पर प्लान के मुताबिक भेजा है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊँ। तो फिर ठीक है, आज मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। पर जिहान का ये रूप देख करके जिया काफी डर जाती है, क्योंकि वो उसे जानती तक नहीं थी। पर जिहान इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो जिया के साथ में जबरदस्ती करके नाइट स्पेंड कर लेता है। इतना बड़ा कांड होने के बाद में जिया जब घर जाती है तो उसके फादर किसी से फोन पर बात करते हुए कह रहे थे कि मेरी बेटी की कल रात का परफॉर्मेंस तो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो जल्दी से मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जहाँ वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी तो मुझ तक पहुंची ही नहीं और ना ही वो मुझे कहीं मिली। ये सुनकर के जिया के फादर भड़क जाते हैं और उनका ये रूप देख करके तो जिया को सदमा ही लग जाता है और वो वहाँ से धीरे से चली जाती है। जहाँ हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नर्स आकर के उसे बताती है कि तुम बहुत देरी से बेहोश थी और वो उसे उसका रिपोर्ट दिखाते हुए बताती है कि तुम ट्विंस बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट हो। अपनी रिपोर्ट देख करके तो जिया के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। तभी उसे नर्स कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी फैमिली वालों को कॉल करके बता देती हूँ। जिस पर जिया रो रो करके उससे कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करिएगा वरना मेरे फादर मुझे मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम जिहान को देखते हैं, जिससे उसका भाई कह रहा होता है कि आखिर आप कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, जबकि आप जानते हैं कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप शादी कर लेते तो माँ को जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। क्या आपको वही लड़की चाहिए जिसके साथ में आपने नाइट स्पेंड किया था? इस बात पर जिहान सोचने लगता है कि जब ये सब कुछ हुआ था तो वो जिया के पास में एक क्रेडिट कार्ड रख करके वहाँ से बिना कुछ बताए ही चला गया था और वो अपने भाई से कहता है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। तभी वो वहाँ पर जिया को देखता है जो कि अपना रिपोर्ट लिए बाहर निकलती है, पर वो जिहान को देख करके काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपना रिपोर्ट छुपाते हुए वहाँ से जाने लगती है। तो जिहान उसे रोक करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तो जिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर के जिहान से कहते कि आपकी मदर के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। तो जिहान उनके साथ में चला जाता है, पर ली जिया को रोक करके उसे पूछता है कि तुम भाई को देख करके इतना डर क्यों रही थी, क्या कोई परेशानी है? तो जिया उससे कहती कि मैं आपको नहीं जानती हूँ और काफी ज्यादा डरी हुई वहाँ से चली जाती है। ली तो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर इतनी घबराई हुई से क्यों थी, पर वो नोटिस करता है कि जिया गायनो डॉक्टर को दिखा करके वहाँ से निकली थी और वो फौरन से इस बात का पता करने के लिए कॉल करके अपने आदमियों से कहता है। इधर जिहान अपनी मदर से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि आप कैसी हैं, जिस पर उसकी माँ गुस्से से कहती कि बस बहुत हुआ, एक तो तुम 1-1 महीने के बाद घर आ रहे हो, ऊपर से मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे हो। कभी अपने आप को देखा है? तुम्हारी एज बढ़ती जा रही है, ना तो तुम शादी कर रहे हो और ना ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अभी अभी मैंने हॉस्पिटल में सुना कि एक लड़की 2 बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। ये सुन करके तो मैं सोच रही थी कि काश वो मेरी बहू होती तो आज मैं कितनी खुश होती। जिस पर जिहान कहता है कि माँ क्या आप सोती जागती यही सब सपना देखती रहती हैं? अगर आपको बेबीज इतने ही पसंद है तो मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती कि नालायक कहेगी। तभी वहाँ पर ली भागता हुआ आता है और जिहान से कहता है कि तुम फादर बनने वाले हो। इधर जिया जब अपने घर पहुंचती तो उसके फादर उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते कि मैंने सुना है कि आज तुम हॉस्पिटल गई थी। तो जिया कहती कि मैं वहाँ पर माँ को देखने के लिए गई थी। जिस पर उसके फादर कहते कि आजकल तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज रोक दूंगा। और ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पिलो के नीचे से कहाँ से आए? पैसे देख करके जिया कहने लगती कि वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए हैं ताकि मैं अपनी माँ की दवाइयाँ ला सकूं। जिस पर उसके फादर कहते कि फिर उसका क्या जो मैंने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया है, तुम भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल बेकार हो। जिया कहने लगती कि अगर मैंने माँ को दवाइयाँ नहीं दी तो वो मर जाएगी। जिस पर उसके फादर कहते कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें वांग को मेरे लिए खुश करना पड़ेगा। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में जिया अपनी बेबी से कहती है कि मुझे माफ करना, माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, शायद अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पर उसके फादर वांग को लेकर के आ जाते हैं और वांग से कहते कि ऐसी लड़की तो आपको शादी के लिए कहीं भी नहीं मिलती और ये आपके खानदान को वारिस भी देगी। अब तो मेरे पैसे जल्दी से मुझे दे दीजिए और इसे अभी के अभी अपने साथ ले जाइए। जिया को देख करके वांग काफी खुश हो जाता है और फौरन से उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है और जिया से कहता है कि चलो जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। ये सुनकर के जिया वहाँ से भागने लगती है तो उसके फादर उसे बेहोश करके वांग के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ ली जिहान की मदर को उस रात की सारी बातें बता देता है और कहता है कि अब वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो उसकी मदर काफी खुश हो जाती है। तो जिहान कहता है कि ली आखिर तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? तो ली कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मजाक लग रहा है, पर आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि उसे एक नहीं बल्कि ट्विंस बेबीज होने वाले हैं। रिपोर्ट देख करके तो जिहान शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि क्या वो मुझसे अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट छुपा रही थी। तभी उसकी मदर कहने लग जाती कि अगर ये नहीं जा रहा उस लड़की को लेने के लिए तो मैं जाऊंगी। तो जिहान अपनी मदर से कहता है कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस रात के बदले उस लड़की को पैसे दे दिए थे।
तुली उससे कहता है कि किस पैसे की बात कर रहे हैं आप, वो तो इस कार्ड को वहीं पर छोड़ करके चली गई थी। तो जिहान उससे पूछता है कि ये कार्ड तुम्हारे पास में कहाँ से आया। तुली कहता है कि ये कार्ड तो मैं आपको पहले ही वापस करना चाहता था, लेकिन आप तो घर पर थे ही नहीं और आज ही आप घर वापस आए हैं। ये सुनकर के उसकी मदर फायर हो जाती है और कहती है कि तुम इतनी निर्लज्ज कब से हो गई कि एक लड़की की इज्जत के साथ में खेल करके उसे पैसे ऑफर कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब जो तुमने किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। जिस पर जियान अपने आदमी को कॉल करके जिया की पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है। इधर ठरकी वांग जिया को अपने साथ एक होटल रूम में ले जाता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तो जिया उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ में ये सब मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं हम जिहान को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उस दिन उसके पास में किसी भी लड़की को शेयर होल्डर ने नहीं भेजा था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ये उनकी साजिश होती तो अगले दिन तुम्हारी बदनामी पूरी मीडिया में फैल चुकी होती। तुमने एक इनोसेंट लड़की के साथ में बहुत गलत किया है। तभी उसके पास में उसके आदमी की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो लड़की उस दिन अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल देखने के लिए गई थी और आज ही उसके फादर ने उसे एक ठरकी आदमी के हाथों भेज दिया है। ये सुनकर के जियान फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर वांग ये सुनकर के पागल हो जाता है कि जिया प्रेग्नेंट है और वो उससे कहता है कि क्या मैंने इतने सारे पैसे खर्च करके एक सेकेंड हैंड सामान खरीद लिया। तो जिया कहती है कि मैं आपके पैसे खर्चा करके वापस करवा दूंगी, पर वांग उसकी एक बात नहीं सुनता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। पर तब तक तो वहाँ पर जियान आ जाता है और वांग को मार करके जिया से दूर करता है और जिया को कवर करके उठाता है। जियान को देख करके वांग का तो खून ही सूख जाता है। जाली उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे अपने आदमी के हवाले कर देता है। जहाँ जियान जिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, पर जिया तब तक बेहोश हो जाती है। तो जियान उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है। जिया की जब आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई उठती है और ली को अपने सामने पा करके और भी ज्यादा डर जाती है और वो ली से कहती है कि आखिर आप मेरे साथ में क्या करना चाहते हैं, क्या आपने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने बच्चे की वजह से मैं आपको कभी भी परेशानी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जियान आकर के कहता है कि किसने कहा कि मैं बच्चा नहीं चाहता हूँ। जहाँ ली जिया से कहता है कि आप परेशान मत होइए और ये सारी बेकार की बातें मत सोचिए, ऐसा आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा। आपके पेट में पल रहा बच्चा हमारे जी परिवार का वारिस है और आप जी परिवार की बहू है। जिस पर जिया कहती कि पर मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं इस बच्चे को पालने के लिए कैपेबल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास में घर है, इसीलिए मैं इसे अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पाऊंगी। तो जियान कहता है कि इन बच्चों का फादर मैं हूँ, तो इनकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है और मैं तुम्हारी भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर के वो उसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिया जब उसके घर पहुँचती है तो इतना बड़ा घर और इतने सारे नौकरों को देख करके शॉक्ड हो जाती है और अंदर जाने में हिचकिचाने लगती है। तो जियान उसका हाथ पकड़ करके उसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि अब से यहीं पर रहेगी और उसे अंदर जाकर के आराम करने के लिए कहता है। उसकी बात मान करके जिया अंदर चली जाती है, जहाँ वो मेड को समझाता है कि जिया भी बहुत छोटी है तो प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। जिस पर मेड कहती कि आप परेशान मत होइए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुछ देर के बाद में जियान उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहता है कि इसे अच्छे से पढ़ करके साइन कर देना। जिया जब उस कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जियान ने उसके नाम पर एक विला और 50 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। तो जिया उससे कहती कि आखिर मैं इन सभी चीजों का क्या करूंगी। तो जियान उसे समझाता है कि देखो 1 महीने पहले मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया था और मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा गिल्ट हूँ। जिस पर जिया कहती कि उस दिन मेरे फादर मुझे किसी के हाथों बेचना चाहते थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आपके पास गलती से पहुंच जाऊंगी, पर मैं ये विला और इतने सारे पैसे आपसे नहीं ले सकती हूँ। जिस पर जियान उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा हमारे जी परिवार का वारिस है और वो उसे अपनी रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे अंदर फादर बनने की क्षमता बहुत कम है, इसीलिए बच्चा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को जन्म देने के बाद में इस परिवार में रहना या फिर मुझे छोड़ करके चले जाना ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा और इसीलिए मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सब कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसकी बात मान करके जिया उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देती है। कुछ देर के बाद में मेड जिया के कमरे में आकर के उसे बहुत सारे कपड़े, सैंडल और गहने दे करके जाती है। मेड के जाने के बाद में जिया उस ड्रेस को देखने लगती है जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो सोचती है कि मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ और यही सोचकर कि वो चुपचाप से उसे रख देती है। कुछ देर के बाद में जियान की मदर आती है और उससे पूछती है कि मेरी बहू कहाँ है। जिस पर जियान कहता है कि माँ अब इतनी तेजी से चिल्ला करके आप उसे कहीं डरा मत दीजिएगा। जहाँ उसकी मदर कहती कि उसके फादर कितने दुष्ट इंसान है जो कि अपनी इतनी प्यारी बेटी को इतने ठरकी आदमी के हाथों बेच रहे थे। अगर तुम सही समय पर वहाँ पर ना पहुंचे होते तो पता नहीं उसके साथ में क्या होता। और अब मैं चाहती हूँ कि जी परिवार की बहू होने का दर्जा उसे मिल जाए, इसीलिए जल्दी से जाकर के उससे शादी कर लो। तो जियान कहता है कि अभी उसकी शादी करने के लिए 3 महीने बाकी है, 3 महीने कंप्लीट होते मैं उसे शादी कर लूंगा। ये सुनकर के उसकी माँ कहती कि बेचारी इतनी कम उम्र में वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और उसे इतनी सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, पर अब मैं उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी।
जिसके बाद वो जिया से मिलने के लिए जाती है और उसे बहुत प्यार से बताती है कि अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट एक अच्छे डॉक्टर के हाथों सौंप दिया है, बस अब तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है। जिस पर जिया जिहान को धन्यवाद करती है तो उसकी मदर कहती है कि इसे धन्यवाद करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये सब करना तो इसका फर्ज है। जिसके बाद वो अपनी मेड से कहती है कि क्या तुमने मेरी बहू के लिए नए कपड़े रेडी नहीं करवाए। जिस पर जिहान उस कपड़े को देख करके कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जिया ऐसे कपड़े पहनना पसंद करेगी, इसे फौरन से यहाँ से हटा दिया जाए। जिसके बाद उसकी मदर इन लॉ उसके लिए बहुत सारी ड्रेस मंगवाती है जिसे जिया ट्राई करने लगती है, पर जिहान देखता है कि जिया उनमें से किसी भी ड्रेस के साथ में कंफर्टेबल नहीं थी, इसीलिए वो उसके लिए दूसरी ड्रेस मंगवाता है जिसे पहन करके तो जिया बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है और जिहान तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी जिहान के पास में उसकी कंपनी से कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। जिहान के जाने के बाद में उसकी मदर अपना खानदानी कंगन जिया के हाथों में पहना देती है और कहती है कि भले भी तुम्हारी शादी में 3 मंथ बाकी हो पर तुम हमारी बहू हो और इस बात को तुम अच्छी तरीके से समझ लो कि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी और नहीं है। और वो फिर उसे क्रेडिट कार्ड देती है जिस पर जिया उसे लेने से इनकार कर देती है, पर उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसे तुम लेने से इनकार नहीं कर सकती हो। इधर कंपनी पहुंच करके जियान और शेयर होल्डर को बुलाता है जिसने जानबूझ करके जियान को नशा दिया था। जियान उससे कहता है कि अब लगता है कि आपके रिटायर होने का समय आ गया है, तो वो कहता है कि मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर जियान कहता है कि तुमने मुझे 1 महीने पहले मीटिंग के दौरान आखिर नशा क्यों दिया था। ये सुनकर के वो जियान के सामने माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। तो जियान कहता है कि एक तो तुम अपना नाम बदल करके हमारी कंपनी में इतने सालों से हमें धोखा देते आ रहे हो, ऊपर से तुम्हारी वजह से मैंने इतना घटिया काम कर डाला है। इतना कह करके वो उसे अपनी गार्ड से पकड़वा लेता है, जिस पर वो आदमी कहने लग जाता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बिजनेस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो, पर दुर्भाग्य से तुम्हारी इतनी बड़ी जी ग्रुप का कोई भी वारिस नहीं होगा क्योंकि तुम तो फादर बन ही नहीं सकते हो। तो जियान कहता है कि इसने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली, इसे पुलिस के हवाले कर दो। पर ये सब सुन करके ली जियान से कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी ये सब कहने की। भाई आप अपनी भाभी के साथ में रिश्ता पब्लिक क्यों नहीं कर देते हैं, इससे इन जैसे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो जियान कहता है कि कोई मजाक नहीं है। दूसरी तरफ जिया इतनी सारी मेड्स को अपने आगे पीछे देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जब भी कोई काम करने जा रही थी मेड उसे करने नहीं दे रही थी, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि जिया का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। और यही सब सोचते हुए जिया अपने हाथ पर गर्म पानी गिरा लेती है जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता है। कुछ देर के बाद में जियान जब घर आता है तो मेड उसे बताती है कि जिया कपड़े धोने वाले रूम में बहुत देरी से बैठी है और हमें अपने पास भी नहीं आने दे रही है। ये सुनकर कि जियान फौरन से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। उसकी आवाज सुनकर कि जिया हड़बड़ा करके उठने के चक्कर में गिरने लगती है तो जियान उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ में लगी चोट को वो देख लेता है। जिया उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर कोई कुछ करने नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अपने कपड़े धुलने का वेट कर रही थी। जिस पर जियान उससे कहता है कि तुम घंटों से मशीन के सामने बैठ करके इंतजार कर रही हो, तभी कपड़े धुल जाते हैं। तो जियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, पर इससे पहले कि जिया उसे रोक पाती जियान के हाथ में उसका अंडरगारमेंट आ जाता है जिसे देख करके तो जिया काफी ज्यादा शर्मिंदगी से उसे जियान के हाथों से लेकर के वहाँ से भाग जाती है। जिया जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि जियान उसके घाव पर लगाने के लिए मेडिसिन रख करके गया होता है। तभी मेड आती है और उसे बताती है कि जियान सर आपकी बहुत केयर करते हैं और वही ये मेडिसिन यहाँ पर रख करके गए थे, तो आप इसे सोने से पहले लगा लीजिएगा। दूसरी तरफ ली वीडियो कॉल पर जियान से कह रहा होता है कि भाई क्या आप पूरी रात जा करके ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऊपर से आपने मेरी भी जिंदगी तहस नहस कर रखी है, आखिर आप करना क्या चाहते हैं। भाभी प्रेग्नेंट है, क्या आप इस तरीके से अपनी नाइट लाइफ बर्बाद कर देना चाहते हैं, कम से कम भाभी के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। पर जियान का गुस्से वाला फेस देख करके ली कहता है कि अच्छा ठीक है मैं काम कर रहा हूँ। इधर वांग जिया के फादर को खूब पिटवा रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो तुमने मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे लड़की भी नहीं मिली, ऊपर से मैं खूब मार खा करके आ रहा हूँ, देखो आज मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। जिस पर उसके फादर उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लग जाते हैं कि प्लीज मुझे 1 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दूंगा। तो वांग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने का समय दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है और वो जिया को ढूंढते हुए जिया के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी घर से भागने की, तुम्हें पता भी है कि वांग मेरे पीछे पड़ गया है और मैंने सुना है कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ में रह रही हो। तो जिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके फादर उसका ड्रेस देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम इतने महंगे महंगे कपड़े भी पहनने लग गई हो। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी माँ का इतने अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कैसे चल रहा है और उन्हें वहाँ से शिफ्ट किसने करवाया। एक बात याद रख लेना कि अगर तुम्हें उस अमीर आदमी के साथ में शादी करनी तो तुम्हें मुझे 5 मिलियन देने होंगे। तो जिया कहती है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, इतने सारे पैसे मैं आपको कैसे दे पाऊंगी। तो उसके फादर कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी माँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा, मैं उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ करके उन्हें अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है, उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। फिर मैं देखता हूँ कि तुम अपनी माँ को कैसे बचाओगी।
ये सुनकर कि जिया कहती कि ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो उसके फादर कहते कि कैसी शर्त? तो जिया कहती कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मुझे परेशान नहीं करेंगे और ना ही मेरे आसपास दिखेंगे। तो उसके फादर कहते कि ठीक है, पर तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। जिस पर जिया उन्हें कार्ड निकाल करके दे देती है और कहती कि इसमें थोड़े बहुत पैसे हैं, पर मैं बाकी के पैसे अरेंजमेंट करके आपको दे दूंगी। ये सुनकर कि तो उसके फादर फायर हो जाते हैं और कहते कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? तो जिया कहती कि अगर आपने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं आपको एक पैसे नहीं दूंगी। ये सुनकर कि उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मेड आती है और जिया का इतना डरा हुआ फेस देख करके उससे पूछती है क्या हुआ, पर जिया उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसके साथ में चली जाती है। कुछ देर के बाद में जिया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसे कंटिन्यू वोमिटिंग होने लगती है, जिसे देख करके उसकी मदर इन लॉ काफी परेशान हो जाती है और वो जिहान को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, उसे कंटिन्यू उल्टियां हो रही है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ में होना चाहिए था और उसकी देखभाल करनी चाहिए, पर तुम तो ऑफिस में इतनी ज्यादा बिजी हो कि तुम अपनी जिम्मेदारी तक को भूल गए हो। ये सुनकर कि जिहान काफी परेशान हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ। और वो वेटर को बुला करके उससे पूछता है कि आखिर प्रेग्नेंट लड़कियों को खाने में क्या पसंद आता है, जिस पर वो वेटर कंफ्यूज हो जाता है। तो जिहान कहता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो कि बहुत सारी स्वीट्स और खट्टी मीठी चीजें पैक कर दो, जिस पर वो आदमी फौरन से दौड़ करके जाता है और उसके कहे अनुसार सारी चीजें पैक करवा करके ले आता है, जिसे लेकर के जिहान वहाँ की मीटिंग को कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। ये देख करके वहाँ पर बैठे सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। इधर जिहान जब घर पहुँचता है तो उसकी मदर उसे जिया के पास भेज करके खुद वहाँ से चली जाती है। जिया जब पलट करके जिहान को देखती तो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी में था और वो अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। जिया सोचती कि आखिर ये अपना काम छोड़ करके मेरे लिए यहाँ पर क्यों चले आए। जिहान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? माँ ने मुझे बताया कि तुमने रात का खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खाने की चीजें लेकर के आया हूँ, शायद उसमें से तुम्हें किसी चीज का टेस्ट अच्छा लग जाए। इतना कह करके वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ जिया अपने सामने इतने सारे डिशेस को देख करके शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जिहान उसे अपने हाथों से सर्व करने लगता है। ये देख करके जिया बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो जिहान उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आज तक मेरा इतना किसी ने भी केयर नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। तभी उसके पास में उसके फादर की कॉल आने लगती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा सहम जाती है और उनकी कई बातों को याद करने लगती है। तो जिहान उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जिया जिहान से कुछ भी नहीं बताती है। कुछ देर के बाद में जिया अपनी मदर इन लॉ के पास जाकर के उनसे कहती है कि मैं बाहर जाकर के जॉब करना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि जिहान क्या पागल हो गया है जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से काम करवाना चाहता है? क्या उसके पास में पैसों की इतनी कमी पड़ गई है? रुक जा, मैं अभी उसकी टांगे तोड़ती हूँ। तो जिया कहती है कि इस मामले से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, मैं खुद के लिए जॉब करना चाहती हूँ। ये सारी बातें जिहान भी पीछे खड़ा होकर के सुन रहा था और उसे लगता है कि जिया शायद इसलिए ये सब कर रही है क्योंकि वो घर में रह करके बोर हो गई है और उसने मुझे बताया था कि उसे कोई कुछ भी नहीं करने दे रहा है। इसीलिए जिहान उसके पास जाकर के उससे कहता है कि अगर तुम काम करना चाहती तो कर सकती हो, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे साथ में जी ग्रुप चल करके काम करोगी। ये सुनकर के उसकी मदर इन लॉ भी काफी खुश हो जाती है और कहती कि ऐसे में तुम्हारा ध्यान भी अच्छे से रख सकेगा। पर जिया सोचती कि अगर मैं जी ग्रुप के अंदर जाने लग गई तो कहीं उसके फादर वहाँ पर आकर के तमाशा न खड़ा कर दे, इसीलिए वो जिहान से कहती कि मैं अपने दम पर काम पाना चाहती हूँ और मैं खुद से जॉब ढूंढ लूंगी। ये सुनकर के उसकी मदर इन लॉ बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और कहती कि तुम अभी बहुत वीक हो और तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरीके से तुम बाहर जाकर के जॉब नहीं ढूंढ सकती हो। तो जिहान कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर वो काम करना चाहती तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। जिहान की बात सुनकर के जिया बहुत खुश हो जाती है और जॉब के लिए अप्लाई करने लगती है, जहाँ जिहान अपनी दूसरी कंपनी से उसे कॉल करवा करके वहाँ जॉब के लिए ऑफर दे देता है। ये सुनकर के तो जिया बहुत खुश हो जाती है और दौड़ करके जिहान के पास आती है और उसे गले से लगा करके कहती है कि मेरी जॉब फाइनल हो गई। अब उसे क्या पता था कि वो जिहान की दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने वाली है। जिहान उससे कहता है कि तुम बहुत खुश लग रही हो, लेकिन ये मत भूल जाना कि तुम मेरे दो बच्चों को अपने साथ में लेकर के जा रही हो, इसलिए अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखना और ज्यादा काम मत करना। तो जिया कहती है कि ठीक है। अब जिया काफी ज्यादा खुश होती है और जिहान के लिए कफलिंग खरीद करके ले जाती है। फिर वो सोचती है पता नहीं जिहान को इतनी सस्ती चीजें पसंद आएंगी भी या नहीं, क्योंकि वो तो काफी महंगे सामान यूज करते हैं। अभी वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिहान आ जाता है, जिसे देख करके वो गिफ्ट छुपा लेती है और वो नोटिस करती है कि जिहान काफी नशे में है और वो उससे कहती है कि क्या मैं आपको अपने रूम तक छोड़ दूं। जिसके बाद वो जिहान को उसके रूम तक लेकर के जाती है, पर वो गलती से जिहान के ऊपर ही गिर जाती है। तो जिहान उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, जिस पर जिया कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर के आती हूँ। पर जब वो पानी लेकर के आती है तो जिहान उसे अपने करीब खींच लेता है, जिस पर जिया उससे दूर होने लगती है। पर जिहान तो उसे किस कर बैठता है और उसे क्लोज जाने की कोशिश करने लगता है, जिस पर जिया काफी घबरा करके कहती कि आप बहुत नशे में है, मुझसे दूर रहिए। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। सुबह जिहान की जब आंख खुलती तो उसे जिया का गिफ्ट मिलता है, जिसे देख करके उसे अपनी कल रात वाली हरकत याद आती है और वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। तभी वहाँ पर जिहान की मदर आ जाती है और उससे कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई ड्रिंक करके घर में घुसने की, तुम्हें जिया का ख्याल रखना चाहिए। उल्टा कल वो
पूरी रात तुम्हारी देखभाल कर रही थी। जियान पूछता है कि अभी वो कहाँ है, तो उसकी मदर बताती है कि जिया तो अपने जॉब के लिए चली गई। ये सुनकर के जियान भी फौरन से वहाँ से निकल जाता है। इधर जिया अपने ऑफिस में पहुंचती है तो यांग उससे पूछती है कि तुम सिर्फ 20 साल की हो और तुमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है, फिर तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। तभी वहाँ पर मैनेजर शिन आती है और वो जिया को देख करके सोचती है कि कुछ देर पहले जियान के असिस्टेंट ने उससे कहा था कि यहाँ से जिया नाम की लड़की कंपनी ज्वाइन कर रही है तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। इसीलिए वो सबसे कहती कि आज से हमारी न्यू कुलीग है, इसीलिए ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद में शिन जियान की ऑनलाइन पोस्ट को देखती है जिसमें उसने जिया की दी हुई गिफ्ट को पोस्ट किया होता है, जिसे देख करके वो कहती कि तुम कब से इतने चीप सामान यूज करने लगे। और वो जियान को मैसेज करके कहती है कि आज वो उसके साथ में डिनर करना चाहती है। इधर जिया को कम पढ़े लिखे होने की वजह से ऑफिस के लोग अपना उससे काम करवाने लगते हैं, पर जिया तो दिल की साफ लड़की थी इसीलिए वो उनका काम करने लगती है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी आता है तो वो देखता है कि जिया तो उसे कहीं भी नहीं दिख रही थी। जहाँ उसे फ्रूट्स लाते हुए देखता है, जिया तो उसे देख करके शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जियान उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया था और मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हम साथ में दोपहर में खाना खाने चल सकते हैं। तो जिया कहती कि पर आज तो मेरे काम का पहला दिन है तो मुझे अपने कुलीग के साथ ही खाना खाना चाहिए। जिस पर जियान कहता है तो क्या तुम इन सब चक्कर में मुझे इग्नोर कर दोगी। तो जिया कहती कि ऐसी बात नहीं है। तो जियान उससे पूछता है कि कल मैं बहुत नशे में था तो क्या मैंने तुम्हारे साथ में कुछ गलत किया था। तो जिया उससे कहती कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है और वो शर्मा करके वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शिन आती है और जियान से कहती कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए इतनी जल्दी आ जाओगे। तो जियान कहता है कि मेरे पास में फालतू कामों के लिए समय नहीं है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। शिन सोचती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आखिर तुम ये बात कब समझोगे। इधर पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाती कि आज हमारे प्रेसिडेंट कैंटीन में खाना खाने आने वाले हैं। अब जिया भी कैंटीन में जाकर के लंच करने लगती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर के उससे कहने लग जाती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी फ्रंट सीट पर बैठ करके खाना खाने की। यहाँ पर बॉस बैठ करके लंच करने वाले हैं, जिस पर जिया उठ करके दूसरी सीट पर चली जाती है। तभी वहाँ पर जियान आता है जिसके लिए शिन ने काफी अच्छे से टेबल तैयार किया था, पर उसका दिल तो जिया पर अटका था और वो प्लेट लेकर के जिया के पास लंच करने चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि आखिर इतनी छोटी सी लड़की में सर को इतनी दिलचस्पी क्यों है, पर ये सब देख करके तो शिन और बाकी लड़कियों को आगे लग जाती है और वो लड़कियां शिन से कहने लगती हैं कि हमें नहीं पता था कि ये छोटी सी लड़की लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कितनी माहिर होगी। ऐसा ना हो कि लड़की जियान सर को आपसे छीन ले। जिया जब वापस से अपने ऑफिस के अंदर आती तो यांग उससे पूछती कि क्या तुम सर को पहले से जानती थी। तो जिया कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। यांग सोचती कि जहाँ तक मुझे बताया कि शिन जियान सर को चाहती है और ये लड़की शिन के रास्ते का कांटा बन रही है। अगर मैं शिन के लिए इस कांटे को निकाल दूं तो पक्का वो मेरा प्रमोशन करवा देगी। और यही सोचकर कि वो लड़कियों के साथ मिलकर के वॉशरूम को बहुत बुरी तरीके से गंदा कर देती है और जिया के पास जाकर के कहती कि आज सफाई वाली नहीं आई है तो मैडम के ऑफिस से लेकर के वॉशरूम सारा चीज तुम क्लीन कर दो, और क्योंकि मुझे बहुत काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं जल्दी न्यू सफाई वाली को ढूंढ लूंगी। ये सुनकर के जिया उसकी बात मान करके वहाँ से चली जाती है और सबसे पहले शिन के ऑफिस को क्लीन करने लगती है। तो यांग जानबूझकर के शिन का फेवरेट पौधा जिया को धक्का देकर के उसे गिरवा देती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है और उसे टूटा हुआ देख करके वो जिया पर भड़क जाती है। जिया उसे समझाने की कोशिश करती कि उसने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया है, पर शिन उसकी एक बात नहीं सुनती है और उससे कहती कि आज के बाद से मेरे ऑफिस में कभी भी नजर मत आना, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर के जिया बेचारी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यांग शिन से कहती है कि मैंने इसे सफाई का काम सौंपा था क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसी ने जियान सर को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा करके आपसे उनको दूर कर रही है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि ये तंग आकर के खुद ही रिजाइन करके यहाँ से चली जाए। तो शिन कहती कि ये तो और भी अच्छी बात है। इधर जिया वॉशरूम में जाकर के उसे क्लीन करने लगती है। तभी वहाँ पर यांग आकर के फिर से वहाँ पर जूस गिरा करके वॉशरूम गंदा कर देती है और उससे कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बॉस को फंसा करके यहाँ पर आराम से जॉब कर सकती हो। मैं तुम्हारे यहाँ पर जीना हराम करके रख दूंगी। अगर तुम खुद से यहाँ से नौकरी छोड़ करके नहीं गई तो मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पर कितने दिनों तक टिक पाती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब छुट्टी के समय शिन आकर के जिया से कहती कि मैंने जो तुम्हें प्रोजेक्ट का काम दिया था मुझे कल सुबह वो कंप्लीट चाहिए। तो जिया उससे कहती कि पर ये तो मुझे 2 दिन के बाद देना था। तो शिन कहती कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल जवाब कर सको। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। इधर जिया को मैसेज किए जा रहा था, पर उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है। असिस्टेंट भी सोचता है कि आखिर बॉस को हो क्या गया है, क्योंकि पहले तो वो काफी सीरियस थे अपने काम को लेकर के, पर अब उनका ध्यान कहीं और रहता है।
जहाँ जियान जिया के पास जाकर के उससे पूछता है कि अभी तक तुम घर क्यों नहीं गई। तो जिया उससे कहती कि आज मुझे बहुत काम है। तो जियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ओवर टाइम करने की परमिशन नहीं दी है। तो जिया उससे कहती कि प्लीज मुझे कुछ काम है, उसे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो जियान कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिसके बाद वो उसके लिए डिनर लेकर के आता है और उससे कहता है कि पहले इसे खा लो, तब तक मैं तुम्हारा काम कंप्लीट कर देता हूँ। जिस पर जिया उसकी बात मान करके डिनर करने लगती है। इतनी देर में जियान उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देता है और उससे कहता है कि लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तो तुम मेरे साथ में घर चलोगी। तो जिया कहती कि हाँ मैं आपके साथ में घर चलूंगी। पर जब वो सुबह ऑफिस जाती है तो उसका प्रोजेक्ट गायब हो चुका होता है। ये देख कर शिन उसके ऊपर भड़क जाती है और सभी मिलकर के उसे बहुत ही ज्यादा जलील करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये काम यांग ने शिन के कहने पर किया था। इस बात के लिए शिन उसे नौकरी से निकाल ही रही होती है। तब तक वहाँ पर जियान आकर के कहता है कि किसने कहा कि इसने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था। तो शिन उससे कहती कि आपको नहीं पता है कि लड़की कितनी बड़ी झूठी है। जियान कहता है कि मैंने कल रात खुद ही अपने हाथों से इसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके तुम्हें सेंड किया था, क्या तुमने अपना मेल चेक नहीं किया। जिस पर शिन अपने मेल को चेक करती है और पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो जियान से इस बात के लिए सॉरी कहने लगती है। जियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि ये काम किसने किया है, मुझे उसका नाम चाहिए। अब शाम को जियान जिया को लेकर के घर जा रहा होता है तो यांग उन दोनों की तस्वीरें ले लेती है और शिन को जाकर के दिखा देती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फोटोज देख करके तो शिन को आग ही लग जाती है और वो सोचती कि उसने देखा था कि जिया को वोमिटिंग आ रही थी, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और वो यांग से इस बात का पता करने के लिए कहती है और सोचती कि जियान को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जहाँ अगले दिन वो पूरे ऑफिस के सामने जिया के पास जाकर के पूछती कि तुमने नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मेंशन क्यों नहीं किया था। ये सुनकर के वहाँ के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा जलील करते हुए कहने लगते कि इतनी छोटी उम्र में ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, ऊपर से इतनी महंगी बड़ी कार में आती जाती है, लगता है कि किसी की मिस्ट्रेस है। शिन कहती कि अब जैसा कि तुमने कंपनी के नियमों को तोड़ा है तो तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तो जिया कहती कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा करने से कंपनी के नियम टूट जाएंगे, मेरा मेरी प्रेगनेंसी छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था। अभी यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है। इधर जिहान भी वहाँ पर इंटर कर जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि इसे यहाँ से निकालने की किसकी हिम्मत है। जिस पर शिन कहती कि इसने कंपनी से अपनी प्रेगनेंसी छुपाई है ताकि कंपनी से मैटरनिटी के नाम पर पैसे हट सके, इसीलिए मैं इसे नौकरी से निकाल रही हूँ। तो जिहान कहता है कि मुझे पता है कि वो प्रेग्नेंट है और मैंने उसे कंपनी ज्वाइन करने की परमिशन दी थी, तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो तुम इसे यहाँ से निकाल सको। इतना कह करके वो जिया को अपने साथ लेकर के अंदर चला जाता है। तो जिया उससे पूछती है क्या ये कंपनी आपकी ही है। तो जियान उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर इतना कुछ सहना पड़ेगा, क्या तुम मुझसे नाराज हो। इतने पर तो जिया रोती हुई उसे गले से लगा लेती है और वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। तो जियान कहता है कि थैंक गॉड कि मैं समय पर आ गया था, वरना पता नहीं वो लोग तुम्हारे साथ में क्या करते। जिया कहती कि पर आप आ तो गए थे ना। इतने पर तो जियान उसे किस कर लेता है। अब जिया के तो गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर के यांग को गार्ड से पकड़वा करके जियान के पास ले जाता है। यांग कहती कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो जियान उसके सामने कॉफी गिरा करके उसे साफ करने के लिए कहता है, जिस पर यांग फौरन से उसे क्लीन करने लगती है। तो जियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें फायर कर दिया है। ये सुनकर के यांग कहती कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे कि आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। तो असिस्टेंट उसके सामने उसके किए गए कारनामों को बता देता है। अपना काला चिट्ठा खुलता हुआ देख करके वो जियान से माफी मांगने लगती है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। जियान कहता है कि तुमने यहाँ के सफाई कर्मी को छुट्टी दी थी, तो अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो आज से तुम सफाई कर्मी का काम कर सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब यांग सफाई कर्मी का काम करने लगती है। इधर जिहान जिया से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सैड रहने लगी हो, आज तुम घर नहीं जाओगी, आज तुम मेरे साथ बाहर ही रहोगी। इतना कह करके उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। रास्ते में जियान जिया से कहता है कि अब से तुम्हें ऑफिस में कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो जिया उससे कहती कि आप यांग के प्रति कुछ ज्यादा ही रूड हो गए, आपको उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। इस बात पर तो जियान भड़क जाता है और कहता है कि वो यही डिजर्व करती थी और उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पर फिर वो जिया से कहता है कि सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, पर मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। पर ली तो इनका प्यार देख करके खिकी किए जा रहा होता है। जिसके बाद जियान जिया को एक प्यारा सा बुके देता है और कहता है कि तुम थक गई होगी तो चल करके पहले आराम कर लो। और ये सारा नजारा जिया के फादर छुप करके देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ली आकर के उनसे पूछता है कि तुम छुप करके क्या देख रहे हो। तो वो कहते कि मैं अपनी बेटी को देख रहा था। तो ली कहता है कि अच्छा, तो आप ही उनके पियक्कड़ फादर हैं। तो जिया के फादर कहते कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी के प्यार में पागल हो चुका है, अगर उसे मेरी बेटी चाहिए तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, पर ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 मिलियन। तो ली कहता है कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं।
इतना कह करके वो उन्हें अपने गार्ड से खूब पिटवाता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा से भाभी के आसपास भी दिख गए तो मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। पर इतनी मार खाने के बाद भी उसके फादर अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं और होटल में क्लीनर की वेश बदल करके जिया तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ करके उससे कहने लग जाते हैं कि आज तुम्हारी वजह से मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है और मैं कर्ज में डूब गया हूँ। जिस पर जिया कहती कि मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे आप हर वक्त बेचने की सोचते रहते हैं। इतने पर तो उसके फादर उसका पर्स छीन करके उसमें से जिहान की फैमिली का क्रेडिट कार्ड निकाल करके वहाँ से भाग जाते हैं। इधर ली जियान से कहता है कि जिया के फादर का कुछ करना पड़ेगा, वो आदमी मुझे कुछ सही नहीं लगता है, आगे चल करके वो परेशानी जरूर पैदा करेगा। तो जियान कहता है कि पता लगाओ कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। तो ली कहता है कि ठीक है, पर अभी आप जाकर के भाभी के साथ आराम करिए। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जियान जब होटल रूम के अंदर जाता है तो जिया उससे कहती कि यहाँ तो एक ही बेड है तो मैं कहाँ सोऊंगी। जिस पर जियान उससे कहता है कि तुम मेरे साथ सोओगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब जिया जियान की बात मान करके उसके साथ सोने चली जाती है, पर वो उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। तो जियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। तो जिया कहती कि मैं तो कब का सो चुकी हूँ, क्या आपको दिख नहीं रहा है। इतना कह करके वो खुद ही शर्मा करके अपना मुंह ढक लेती है। सुबह जियान की आंख खुलती है तो वो जिया से कहता है कि क्या आप तुम मुझे ऐसे ही पकड़ी रहोगी। जिस पर जिया फौरन से उठ जाती है और कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं नींद में थी। पर उसे अपनी इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील होने लगता है। शाम को जियान उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाता है, जहाँ जिया उससे कहती कि मैंने इससे पहले कभी भी इतने हैप्पी मोमेंट को एंजॉय नहीं किया था। मैं बस हर दिन अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के बारे में सोचती रहती थी। मैंने प्लास्टिक की बोतल और कार्डबोर्ड तक बेचा है और शाम को फ्री में बंटने वाला खाना खाया करती थी। उसकी बातें सुनकर के जियान को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, जहाँ वो जियान को गले से लगा करके कहती कि पर आप जब से मेरी जिंदगी में आए मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर सच कहूँ तो मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो जियान कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो और वैसे भी ठंड बढ़ गई है तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जैकेट लेकर के आता हूँ। पर जियान जैसे ही वहाँ से जाता है एक अनजान आदमी आकर के जिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जियान जब वापस आता है तो वो वहाँ पर जिया को ना पा करके परेशान हो जाता है और पागलों की तरह उसे कॉल करने लगता है, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। अब जियान जिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसके दिए हुए गिफ्ट को देख करके उसे बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है। दूसरी तरफ जिया को किडनैपर काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी, पर तब तक तो जियान उसके लोकेशन तक पहुंच जाता है और अंदर पहुंच करके जिया को उन लोगों से बचाता है और उस लड़की को ली के हवाले करके जिया को अपने साथ लेकर के घर चला जाता है। घर पहुंच करके जियान जिया के घाव पर मेडिसिन लगाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि आखिर तुम्हें किसने किडनैप करवाया था। इस बात पर जिया को अपने फादर के ऊपर शक होने लगता है, पर वो जियान के सामने अपने शक को जाहिर नहीं करती है। तभी जियान के पास में ली की कॉल आती है और वो उसे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ ली उसे बताता है कि भाभी की किडनैपिंग के पीछे शिन का ही हाथ है। ये सुनकर के जियान फौरन से कंपनी के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंच करके शिन से कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं पर मिल गई। तो शिन कहती कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो ली सबके सामने कहता है कि आज से इसे इस कंपनी से निकाला जा रहा है। तो शिन उससे कहती कि आखिर मुझे यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। तो जिहान उससे कहता है कि ये बात तो तुम्हें पुलिस ही बताएगी। तो शिन कहती कि मैं यहाँ पर पिछले 6 सालों से सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। जिस पर ली उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि इसमें हर वो एक कारण मेंशन है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, और वैसे भी तुम यहाँ पर अपने फादर की कंपनी और जी ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो, जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही फायदा था। अब इससे ज्यादा मुझसे और कुछ मत बुलवाओ वरना तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। शिन कहती कि जिहान मैं यहाँ पर अपने फादर के फायदे के लिए नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई थी। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी फीलिंग को समझोगे। पर जिहान तो उसके फादर के साथ में किए गए हर एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है। तो शिन कहती कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर जिहान उसकी एक बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पर शिन भी बौखलाई हुई जिहान के ऑफिस में घुस जाती है और उससे कहती कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, पर तुम मेरे साथ में हमेशा से रूठ रहे हो। तुमने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया, पर उस लड़की के आने के बाद से ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बदल गए। जिहान कहता है तो क्या इसीलिए तुमने उसका किडनैप करवाया था। तो शिन कहती कि जिया एक निचले स्तर की झोपड़पट्टी में रहने वाली लड़की है, आखिर वो तुम्हारे लायक कहाँ से है। जिस पर जिहान कहता है कि तुमने उसे कमजोर समझ करके उसे चोट पहुंचाई। तो शिन कहती कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें पता भी है कि वो न जाने किस जंगली आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या तुम इतने गिर गए हो और उस लड़की के चक्कर में इतने पागल हो गए कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो जिहान कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ। शिन कहती कि जिहान तुम दूसरे के बच्चों के फादर कहलाना चाहते हो क्या। जिस पर जिहान गुस्से से कहता है कि मैं ही उन बच्चों का फादर हूँ। ये सुनकर के तो शिन शॉक्ड हो जाती है
और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर उसे याद आता है कि उसने उस शेयर होल्डर के साथ में मिल करके जियान को नशा दिया था, पर उस रात जियान अचानक से गायब हो गया था। इसका मतलब कि उसकी जगह जिया जियान के हाथ लग गई थी। शिन कहती कि इसका मतलब इतने सालों से मेरा प्यार तुम्हारे लिए बस एक मजाक था और मैं तुम्हारे लिए बस एक जोकर थी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और जिया को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो? तुम सिर्फ जी परिवार में जियान के बच्चे की वजह से हो, वरना तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम सिर्फ उनके लिए बच्चे पैदा करने की मशीन हो। ये सब पढ़ करके जिया पिछली बात को याद करके सोचने लगती कि ऐसा नहीं हो सकता है, और यही सब सोच करके उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। ये देख करके मीट घबरा जाती है और उसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मदर इन लॉ से कहती है कि डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा टेंशन की वजह से ऐसा हुआ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो जिया कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी वहाँ पर जिहान आता है और उससे कहता है कि तुम परेशान मत होना, अब से मैं तुम्हारे साथ घर ही में रहूंगा। जिया सोचती कि मैं जानती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हैं। अब जिया घर आकर के जिहान के प्यार और उसकी केयर को याद करके काफी ज्यादा रोने लगती है। इधर जिहान जब डिनर करने के लिए आता है तो मेड भागती हुई आती है और बताती है कि जिया घर छोड़ करके चली गई। ये सुनकर के जिहान उसे पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढने लगता है, जहाँ उसे जिया का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ कि मैं आपकी वाइफ बनने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए जो घर मेरा नहीं था मैंने उसे छोड़ दिया और आपसे मिलना मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत घटना थी। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपकी आदत हो रही है और आज नहीं तो कल मुझे आपसे दूर जाना ही है, तो मैंने ये काम पहले ही कर दिया। उसकी मदर भी लेटर पढ़ करके काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया कि जो वो घर छोड़ करके चली गई। जियान उनसे कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं उसे ढूंढ करके ले आऊंगा। अब जियान पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, यहाँ तक कि वो उसके पुराने हॉस्टल तक चला जाता है, जहाँ वो एक लड़की से उसके बारे में पूछता है और बताता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो वो लड़की कहती है कि लगता है कि तुम वही आदमी हो जिसे जिया के फादर ने बेच दिया है। अच्छा हुआ कि वो तुम्हारे जैसे अमीर जानवर जैसे आदमी को छोड़ करके भाग गई। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जियान बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान हुए सोचने लगता है कि आखिर तुम कहाँ हो और किस हालत में होगी। तभी ली को जिया की लोकेशन मिल जाती है। इधर हम जिया को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई सोच रही होती है कि पता नहीं मेरी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई है। तब तक तो वहाँ पर जियान उसके बारे में पूछता हुआ पहुंच जाता है और वो जिया को देख लेता है और उसे पीछे से रोक करके कहता है कि आखिर तुम मुझे छोड़ करके क्यों गई, और भागता हुआ आकर के उसे गली से लगा लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है जो तुम हॉस्पिटल चली आई। तो जिया कहती कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप अपने बच्चों की वजह से मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। तो जियान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। तो जिया कहती कि मैं जानती हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। तो जियान कहता है कि मैं समझा नहीं, जिस पर जिया उससे कहती कि मैं आपको चाहने लगी हूँ पर ये गलत है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर सच में मैं बच्चे होने के बाद मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, पर प्लीज आप मुझे मेरे बच्चों से मिलने से कभी भी मत रोकिएगा क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आएगी। उसकी बात सुनकर के जियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जिया को बहुत प्यार से किस करता है और उससे कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और किसने कहा कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो जिया कहती कि पर आपने तो एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं जी परिवार को भी छोड़ने का ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। तो जिहान कहता है कि पागल लड़की, मैंने इसलिए ऐसा कहा था कि तुम बहुत छोटी हो और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बच्चों की वजह से मेरे साथ जबरदस्ती रह करके अपनी जिंदगी खराब कर लो, और मैंने इसलिए भी तुम्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं किया कि तुम मुझसे बहुत छोटी लगती थी, पर सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर के चला जाता है, जहाँ मेड जिया से कहती कि आपके जाने के बाद में सभी बहुत परेशान हो गए थे। इस बात के लिए जिया उसकी माँ से माफी मांगती है। तो जिहान की मदर उससे कहती कि इसमें हमारी भी गलती है कि हम तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ पाए, पर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है और उसी दिन मैं तुम दोनों के रिश्ते को पब्लिक कर दूंगी। ये सुनकर के जिया और जिहान दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। तभी जिहान के पास में ली की कॉल आती है, जहाँ ली उसे बताता है कि ये फोटोज और लेटर हमें ऑफिस के पास से मिला है, जिसमें जिहान और जिया की फोटोज होती है और पैसों की मांग होती है। ली कहता है कि जरूर ये काम जिया के फादर का ही होगा। तभी वहाँ पर जिया आती है, पर जियान उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जिया जब चली जाती है तो जियान कहता है कि हम शक के आधार पर उसके फादर के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इस बात की पूरी एग्जैक्ट जानकारी मुझे चाहिए। इधर जिया के फादर एक और गुंडे के साथ में मिलकर के इस काम को अंजाम दे रहे थे, जहाँ उन दोनों के बीच में पैसे के बंटवारे को लेकर के बात होने लगती है। इधर ली जियान के पास आकर के बताता है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। कुछ दिन पहले जिया के फादर आपका कार्ड जिया से छीन करके भाग गए थे और ये फोटोज भी उन्होंने आपको ब्लैकमेल करने के लिए भिजवाया है, और उन्होंने जिया को कई बार कई अमीर आदमियों के हाथ बेचने की कोशिश की है। अगर आप उनकी लाइफ में ना आए होते तो ना जाने उनके साथ में क्या होता। और उनके फादर की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि जो कि लगातार भाभी को वो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर आज तक भाभी ने आपको कुछ भी नहीं बताया और अकेले इतना सब कुछ सहती रही। ये सब सुन करके तो जिहान के अब गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उन दोनों को अपने आदमियों से पकड़वा करके वहाँ पर पहुँचता है और उन्हें एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम फादर कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसा इंसान ना तो पति बनने के लायक है और ना ही पिता बनने के लायक है। तुम इंसान के नाम पर जानवर हो। इससे पहले तुमने जिया के
साथ में क्या किया था मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अब वो मेरी वाइफ है। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बात पर उसके फादर और वो आदमी जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर जियान अपने आदमी से कहता है कि इन दोनों को बिजिंग सिटी से बाहर फेंक दो और ध्यान रहे कि ये दोनों दोबारा से मुझे कभी भी नहीं दिखनी चाहिए। इतना कहकर कि जियान वहाँ से चला जाता है और घर जाकर के वो जिया को एक बुके देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बताना चाहता। तो जिया कहती कि आप मुझसे क्या बताना चाहते हैं, जिस पर जियान उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे फादर से मिलने गया था। ये सुनकर कि जिया काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो उससे कहती है कि क्या वो आपसे पैसे मांग रहे थे, आपको उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो जिहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे ली ने तुम्हारे फादर के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर अब से तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर भेज दिया है। ये सुनकर कि जिया कहती कि आप बहुत अच्छे इंसान है, पर मैं इन सब चीजों में आपको कभी भी शामिल नहीं करना चाहती थी। तो जिहान कहता है कि मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ और वैसे भी कल तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हें कल एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज देने वाला हूँ। अब अगली सुबह जिया जब रेडी होकर के आती है तो जियान उसे बहुत प्यार से शादी के लिए प्रपोज करता है। तो जिया भी खुशी खुशी उस रिंग को पहन लेती है, जिसके बाद जियान उससे कहता है कि एक और भी जगह चलना बाकी है, जहाँ वो जिया को मैरिज ब्यूरो ले जाकर के उससे शादी कर लेता है और कहता है कि माँ ने हमारे लिए पार्टी अरेंज की है और सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे तो हमें पार्टी में चलना चाहिए। तभी जिया के पास में हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आपकी मदर को होश आ गया है। ये सुनकर की जिया काफी हैप्पी होकर के जियान को ये बात बताती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।